बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादरज़ात इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से सलीम बुखारी साहब, IM रशीद साहब और इकबाल जावेद के हमरा आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे पास आज जो मौज़ूआत हैं उनमें पहला मौजू जो है वो है मुराद अली शाह के हवाले से कि वो गए थे कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में और वहाँ पे एक डिसेंडिंग नोट लिख के आए हैं, इख्तलाफी नोट लिखना चाह रहे हैं, ये उन्होंने इजहार किया है। बाकी जो तफसीलात हैं हम जैसे जैसे प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे आपको बताएंगे। दूसरा जो मामला है वो गोटकी के हादसे से मुतल्लिक है। कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कहता है, किसकी ज़िम्मेदारी है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और रेलवे का आगाज़ किया था, या उन अंग्रेज़ों की जिन्होंने यहाँ पर रेलवे की ट्रेन बिछाई थी। इसके बाद जो वाक़या कनाडा में हुआ कि एक ख़ानदान की 3 नस्लें एक ऐसे शख्स की नफ़रत का शिकार हुई जो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन उसके जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत थी, उस पर बात करेंगे। और जो आखिरी मौजू है वो बजट के हवाले से। साल से आप बजट के बारे में सुनते रहे हैं, ये साल भी आपको बजट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको कितना होता है, मुझे कितना होता है, ये मामला जो है ये वक्त लगेगा जो क्या हो। ये बुखारी साहब, ये जो मुराद अली नाराज़ हैं, मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारी तरजीहात को आप सामने नहीं रख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो गुफ्तगू आज मुराद अली शाह ने की है, मेरे ख़्याल से ये अलार्मिंग है। और हमारे जो वफाकी हुकूमत में बैठे लोग हैं, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको चाहिए कि वो इसको ज़रा बहुत तवज्जो से सुने, इसलिए कि सिंध की जो ग्रीवांस हैं हम माजी में देख चुके हैं। वहाँ पर जिस जिस किस्म की तहरीकें चली हैं वो सिर्फ इसलिए था कि सिंध के अवाम का ख्याल ये था कि उनको महरूम रखा जा रहा है उनके राइट से। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान मिनरल से माला माल है, इसी तरह से कराची और सिंध वो शहर है या वो सूबा है जो नियरली 60% ऑफ द रेवेन्यूज़ देता है वफाक को, बिकॉज ऑफ द पोर्ट बीइंग देयर, बिकॉज ऑफ द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीइंग देयर। तो आज उनकी जो तलखी है उसकी वजह मुझे 2-3 वजूहात तो उन्होंने बयान कर दी हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि हमने 90 अरब रुपया आपको दे दिया, ऐलान तो आप कर देते हैं, ज़रा आके मेरे सामने साबित तो करें कि वो कहाँ गया, किसको दिया, कब दिया। यानी इतना बड़ा चैलेंज वो छोड़ रहे हैं वफाकी हुकूमत के लिए। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हमें सज़ा इसलिए दी जा रही है कि PTI की जो पार्टी है उसको वोट सिंध में बहुत कम पड़े हैं। ये अब उनका आर्गूमेंट है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे ज़ख्मों पर आप नमक ना छिड़कें, वरना हम एहतजाज भी करेंगे और मज़ाहमत भी करेंगे, ये भी उन्होंने आज। और दूसरी बात यह कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का जो इजलास हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ भी मुराद अली शाह ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है उसके ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब होगा ये कि बयान ये उन्होंने तलक दे दिया है, साथ ही नोटिस आ गया उनको कि 30 जून को आप एहतसाब अदालत में भी आ जाएँ। तो इसको सिंध के अवाम अगर मिस इंटरप्रेट करके भी ये समझें कि ये इंतकाम लिया जा रहा है उनसे, या उनके अपने हक़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करने की उन्हें सज़ा दी जा रही है, तो वो हक़ बजानिब होंगे इस हवाले से। जब क्या समझते हैं आप ये मुराद अली शाह का मौक़िफ़ है? आप देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि सिर्फ एक हुकूमत है जो अपोजिशन की है, बाकी 3 सूबों में आपकी अपनी हुकूमत है। आप उस एक सूबे की हुकूमत को आप जो है वो बराबरी का सलूक नहीं कर सके और इतनी शिकायत पैदा कर दी, इतनी शिकायत। वो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये विफाक जो है, ये पाकिस्तान जो है वो यूनी एक मुल्क इस तरह से इकाई नहीं है, ये 4 सूबों का नाम है। अगर आप विफाक की इकाइयों को इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो आप पाकिस्तान में मईशत और माशरत को बर्बाद कर देंगे। आप ठीक है, इन्होंने जो बात की है सलीम बुखारी साहब ने कि वहाँ तहरीकें चलेंगी और पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत होगी, वो हो, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि आप पूरे पाकिस्तान को, आप विफाक को ले डूबेंगे। आपको इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए, आपको इंसाफ करना चाहिए सिंध के साथ, खसूसी क्योंकि एक ही सूबे में अपोजिशन की हुकूमत है ना, आपको वहाँ पर इंसाफ करना चाहिए और ऐसा इंसाफ करना चाहिए जो इंसाफ होता नज़र आए। वो कहते हैं कि एक भी सड़क का मंसूबा उन्होंने नहीं दिया। यार ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर मुराद अली शाह सच कह रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि विफाक जो 4 सूबों का नुमाइंदा है, वो जो है एक सूबे के साथ, एक सूबे को सड़क ही कोई नहीं दे रहा और एक सड़क दे रहा है। और एक और लफ्ज़ कि वो जुबान क्या इस्तेमाल कर रहा है कि आप विफाक के पैसों पे चुदाराटी कर सके। अबे भाई यहाँ कोई विफाक, यहाँ सब सूबों के पैसे हैं, विफाक तो एक
यूनिटी का नाम है। ये बनता ही नहीं कहना उनको, ठीक है। ये बदतमीजी है, ये पाकिस्तान के साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। इनको चाहिए उसका जो तदारुक करे, अभी मुराद अली शाह को बुलाए और इस मसले को हल तजवीज़ यह है कि जो मुराद अली शाह कह रहा है उसको इंसाफ के मुताबिक उसको हक दिया जाए और ऐलान किया जाए कि हम सिंध को उसका हक दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? और बात देखें, बात को समझने की जरूरत है। ये इतना बड़ा इशू हमने बना दिया। देखो, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आपस में चपकलेश। कब हुआ आखिरी मरतबा? आपको याद होगा जब पिछली हुकूमत थी तो पीटीआई की हुकूमत केपीके में थी और इसी तरह हुकूमत नवाज शरीफ की थी, तो इनके भी आपस में मामला चलते रहते थे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी फैक्चुअल बात करें ना, फैक्ट्स पे देखें। मामला 18वीं तरमीम के बाद मामला बड़े अफाम तफहीम से चलने चाहिए थे, जो कि नहीं चले। जो 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड के तहत जो पैसे सूबों को मिलने थे वो मिल रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो फेडरेशन सूबों में अपने बजट से डेवलपमेंट करती है उस पर लड़ाई है। तो उसकी अंजम का जो पॉइंट है, बात कर रहा हूं इफ्तिखार साहब, मैं उस पर ही आ रहा हूं। नहीं, मैं समझ गया। जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। वफाक क्या कहता है, मेरी बात समझे। वफाक कहता है कि जितने पैसे हम बाकी सूबों को देते हैं आबादी के प्रोपोर्शनेट, हम उससे ज्यादा पैसे सिंध को दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है ना कि मुझे साबित करें गलती किधर है। मैं आपको गलती भी आइडेंटिफाई करके देता हूं। ओ यार, पहले मेरी इमरान खान को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि झूठ बोलता है और ये सच है। 25 अरब रुपए पानी पे दिए जा रहे हैं। एक सेकंड, जो सूबाई हुकूमत का काम था, नाले सफाई करना, कचरा साफ करना, तजावजात, वादा तो इन्होंने किया था ना। वादा इन्होंने किया, तो कर भी यही रहे ना, तो कर भी यही रहे। इनकी गलती क्या है? इनकी गलती पे भी मैं आता हूं। इनकी ब्लंडर है। वो क्या ब्लंडर है? देखें, वफाक बाप का दर्जा रखता है। इसको चाहिए यह था कि जो भी मंसूबे बनाने हैं, जो भी सफाई या पानी के या तजावजात के काम करने थे, उनके साथ बैठ के तय करते। तो उसने फांसी में कहा, उसने भी नहीं, बात ये नहीं है। वो ये कहते हैं हम बैठ के तय करते हैं, लेकिन इस पे सूबाई हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज हैं। वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, जबकि फेडरेशन की, देखो सर बात सुनो, वो नहीं, इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इशू, वो भाई एक और भी बड़ा इशू है। वो इशू ये है जो फेडरल गवर्नमेंट की गलती है, वो भी मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। फेडरल गवर्नमेंट अपना तमाम टारगेट और तमाम फंड सिंध की, कराची की हद तक रखना चाहते हैं, जबकि मुराद अली शाह क्या चाहता है? वो सारे सिंध की बात करता है, तो ठीक बात करता है। तो जो बात ठीक करनी है वो करनी चाहिए ना, और जो बात ठीक है वो करनी चाहिए। एक में मुराद अली शाह की भी करेक्शन करना, लेकिन फेडरेशन का बजट एक में मुराद अली शाह कह रहे हैं 70% बजट हम देते हैं। ये गलत है। जो पंजाब का एक्सपोर्टर है, पंजाब का इंपोर्टर है, वो कस्टम ड्यूटी और सारे कराची में पे करता है, वो पंजाब की पेमेंट है। सुन लो, और जो पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका अगर हेड ऑफिस कराची में है तो वो पैसे पंजाब जनरेट कर रहा है, सिंध के पैसे 70% तो करते हैं ना, करके देते तो है ना, कलेक्शन करते हैं। एक जुमला मुझे अर्ज कर देते हैं। जो डेंजरस बात है जो मुराद अली शाह ने की है, वो ये कि हमसे मुशावरत कर ले, हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। एक बात चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, दो पाकिस्तान ना बनाएं। इस पर अब कर रहे मशवरा, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि मशवरा करे। बुखारी साहब, बात यह है कि अंजम ने जो बात की है ना, वो बुनियादी बात है असूल। जब आप फेडरेशन की बात करते हो, जब आपके पास सूबे हैं और आपने वो इस फेडरेशन को चलाना है, वफाक को चलाना है, तो गैर जिम्मेदारी अगर वफाक करेगा तो उसका नुकसान पूरी फेडरेशन को होगा। आज अगर सिंध के सिंध को नहीं होगा नुकसान, उसका फेडरेशन को होगा। देखें ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में यही बातें होती हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो बात अभी हुई नहीं, अभी तो इक्तिसादी काउंसिल में बात की है। बात यह है उसके साथ आज सिंध के अंदर ये मुतालबा होता है और मुराद अली शाह की सपोर्ट में तमाम सिंधी जो है अपना नेस्टस वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो पूरी कंपेन को अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर मुझे खौफ है कि ये फिर कंपेन सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ नहीं होगी, बल्कि पंजाब के जो लोग हैं जिनका PTI से तल्लुक़ है, जो हुक्मरान है, जो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में बैठे हैं, ये नफरत उधर भी जा सकती है। तो बिल्कुल अंजम की बात ठीक है कि अगर मुराद अली शाह इस पर डायलॉग करना चाहते तो लोगों को खुल कर बताया जाए। आज जो 2
दोस्त बोले, एक गवर्नर सिंध ने कुछ कहा और एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा। बोलते हैं ना, वो तो वैनम है। नहीं, क्या हुआ? वो तो वैनम वैनम नहीं होना चाहिए ना बुखारी साहब। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने व्यूज़ से भी बात कर रहा हूँ कि बात है कि यहाँ पे वैनम से काम नहीं चलेगा, नफरत से काम नहीं चलेगा, दबाव से काम नहीं चलेगा, धौंस और धांधली से काम नहीं चलेगा। और मेरा प्रोड्यूसर मुझे कह रहा है कि यहाँ पे काम चलेगा ब्रेक से। तो ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं ख्वाजा हज़रात, कोट की हादसा में अब तक जो हमारे पास इतलात हैं 65 लोग जान बाक हुए हैं। दुख की बात यह है कि जहाँ ये अमवात हुई, ख़ानदान मुतासर हुए, एक बारात जारी थी, उसके लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले थे, खाने वाले से उन्होंने ज्वाइन किया अपनी ड्यूटी को, वो मारे गए, जान बाक हो गए, शहीद हो गए। लेकिन जब ये मसला आया कि अभी उस ट्रैक का ज़िम्मेदार कौन है, ये हादसा हुआ क्यों, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो गई है। जो अफसरान हैं महकमे के, वो कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दी थी, ये ट्रैक इस काबिल नहीं है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। इस हद तक बात कही जा रही है कि शायद काबीना के भी इजलास में इस मामले पर गुफ्तगू हुई। इस नाअहली के ऊपर क्या हुआ, जो हुक्मरान जमात के अफराद का गैर अखलाकी रवैया है वो खुल के सामने आया। एक शख्स ने कहा कि ये जो हादसा हुआ है इसका ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इसका ज़िम्मेदार साद रफ़ीक है। एक ने मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कि कितनी ट्रेनें चलती हैं। एक खातून ने ऐसा फ़िक्रा कहा कि हम हैरान रह गए कि उन्होंने इस हादसे को साल का कोई बहुत ही अच्छा वाक़या के अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से पहला हादसा, ज़्यादा नहीं भी। जी अनिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपर्ट कहते हैं कि हादसे होते नहीं हैं, न रेलवे के न हवाई जहाज़ के, हादसे किए जाते हैं। ये हादसा भी हुआ है, ये कोई अचानक नहीं हुआ, सबको पता था कि यह हादसा होना है। लेकिन आप देखें ये बेरहम कितने हैं, ये कैलेस कितने हैं। काबीना को पता था कि ये ट्रैक जो है ये नकारा है और ये और डीएस कह रहा है यहाँ ट्रेन नहीं चल सकती। तो कम से कम खुदा के बंदो, अगर आपको पता चल गया था और आप ठीक भी नहीं करा सकते थे, क्यों नहीं करा सकते थे, ये अलग बहस है। तो आप कम से कम अब ट्रेन आहिस्ता बंद कर दो या आहिस्ता कर दो, तो लिखा होता है। लेकिन ये एक कैलस और एक नाहली की और एक बेरहमी की और एक अवाम से लाताल्लुकी की, क्योंकि लोअर क्लास के लोग हैं ना। गवर्नमेंट जो है वो अपर मिडिल क्लास की और इंडस्ट्रियलिस्टों की गवर्नमेंट है। ये लोअर क्लास के लोग हैं, गरीब हैं, मरते हैं, मर जाए। ये बेरहमी की एक लिमिट है। और अब बात ये लिमिट है, हाँ, तो नहीं, लिमिट को क्रॉस कर गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, रोजाना टेलीविजन देखता हूं, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जितने रेलवे के एक्सीडेंट कहीं भी नहीं होते। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहां हो रहे हैं और यहां लोगों के सामने लोग मरते हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब इसका जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। इनको पता था, ये एक जवाब कह दिया गया कि ML1 पे अरबों रुपए लगाने थे, तो हमने सोचा कि ये करोड़ों रुपए जाया क्यों करें। मतलब लोगों की जाने, बीवी बच्चे मर जाए, लोगों के खानदान मर जाए, ये कह रहे हैं कि पैसे जाए क्यों करें। जब आपने एक फोटो देखी होगी एक बच्ची की, जो जिसके सारे गालिबन फैमिली मेंबर्स फौत हो गए हैं, वो बच्ची हम देख रहे थे, तो इनको एहसास नहीं हुआ कि अब वो एक आखिरी बात मुझे कर रहे दो मैं, लेकिन ये एक इस मुल्क की अदलिया के लिए भी चैलेंज है, इस मुल्क के अवाम के लिए भी चैलेंज है। इस पे प्रोटेस्ट भी होना चाहिए और इसमें किसी ना किसी को सजा होनी चाहिए। बंदे मरे हैं, 65 आदमी मरे हैं, किसी को या किसी को नहीं, बहुत तमाम जिम्मेदारों को सजा नहीं देंगे ये, लेकिन ये सजा होनी चाहिए। अगर सजा ना हुई तो मजीद लोग मरेंगे। जज्बात में बह गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम फूंक मार के ठीक कर दें, हैं? बात पता है ना, प्लीज इसका जवाब दो। वो कहता है फूंक मार के ठीक कर दें। मैं कह रहा हूं कि बेरहमी की हद है कि काबीना डिस्कस कर रही है कि ट्रैक जी जावेद, और ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। जी जावेद, सजा अगर ना हुई, बात पता ये कह रहा है आवाम खड़े हो, इसकी बात सुनो, है? इसकी बात भी सुन लो। वो तुम्हारे लिए भी कह रहा है, तुम्हें भी कह रहा है, मुझे भी कह रहा है, अपने बुखारी साहब को भी कह रहा है और देखने वालों को भी कह रहा है, खड़े हो जाओ, जुलूस निकालो, जलसा करो और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा देने का मुतालबा करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, इट इज द मोस्ट क्रूअल, कोल्ड ब्लडेड रिस्पॉन्स बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच हैज गिवन, कि इतने लोग मर गए, जख्मी हो गए और हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं उनका रिस्पॉन्स देखें। बड़ा अफसोसनाक है। अफसोस इस बात का है, बात यह है
कि मसाइल हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क हैं, हमारे मसले हैं, हमारे अदारों में मसाइल हैं, लेकिन जिस किस्म की एटलीस्ट आप में तो एहसास नाम की चीज़ नहीं रही। इससे ज़्यादा क्रूएलिटी क्या हो सकती है किसी हुकूमत की? बाकी बातें तो छोड़ दें। और ऊपर से आप जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं करवा रहे कि ML1 का आगे मंसूबा आ रहा। और बेवकूफ़ो, सिर्फ इतनी बात बता दो कि आपको पता है कि एक गाड़ी ठीक नहीं है, उसमें मासूम जाने सवार हैं, और आपको पता है वो जब किसी जगह पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। प्रॉब्लम पता क्या? इनकी अपनी फैमिलीज नहीं है, इनमें इनकी अपनी फैमिली का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? असल बेसिक इशू पता क्या है इफ्तिकार साहब? जब ये लोग MNA बन जाते हैं, जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं ना, तो उस वक्त ये जो इमरान खान बात करता है ना, ये सब माफिया की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, या माफिया के इर्द गिर्द घूम जाते हैं। अवाम से चूंकि दूर हो जाते हैं, जब अवाम से दूर हो जाते हैं तो इनको अवाम के ना सेंटिमेंट का पता, ना एहसास होता है। यही हाल बाकी महकमों का है। रेलवे तो एक चीज़ है ना, हम पिछले 3 साल से पिट गए शेख रशीद की दफा। इमरान खान कितनी तकरीरें करते थे, लेकिन उन्हें किसको अकाउंटेबल किया? आप अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आए थे ना। हम कर रहे हैं। तो जब आप हम कर रहे हैं जहांगीर तरीन को, उसके दोस्तों को, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ना पकड़ते हैं, ना कोई सजा देते हैं, ना कोई जजा की बात करते हैं। एक बात फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपका इशू था कि हम गवर्नेंस और डिपार्टमेंट्स को और बेहतर लेके आएंगे, उधर पढ़े लिखे लोग लेके आएंगे। लेकिन 3 साल में आप रेलवे में क्या बेहतरी लेकर आए? साद रफीक तो बहुत बेहतर रेलवे छोड़ के गया था। ये उसके बाद आपने क्या किया? जावेद तो आज मेरे ख्याल है इस मूड में नहीं है कि मैं बात करने दे। आपका क्या ख्याल है? जावेद भी कह रहा है, जो कुछ भी अंजम रशीद ने कहा है, बस इसमें एक सवाल है, इसमें सवाल है बहुत साहब, क्या ये वो ट्रेनें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सफ़र करना पसंद करता था? क्या वो ट्रेन नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बाकायदा उनका सैलून लगता था? अगर आपने जी मुझे याद है वो। मैं ये वही ट्रेनें हैं जिनके अंदर खुसूसी अपना फैमिलीज़ को जाती थी। यही वो ट्रेन है जिसके ऊपर लाहौर से कराची जाने वाले शादी ब्याह के तौर पर इस्तेमाल करें, ये वही ट्रेनें हैं ना? बिल्कुल ये वही ट्रेनें हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये थोड़ा सा, अव्वल तो दोनों मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन चंद बातें कहनी रह गई हैं। पहली बात तो ये है कि 65 लोगों की जान गई है, और सरकार पाकिस्तान में से एक बंदा ऐसा नहीं है जो उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। बावजूद इसके, जैसा कि अंजम रशीद ने कहा, जावेद ने भी कहा, कि वाज़ेह तौर पे पता था कि यहाँ जानी है, यहाँ एक्सीडेंट होना है। DS ने लिख के दिया, डिवीजनल इंजीनियर ने लिख के दिया, कैबिनेट में डिस्कस हो गया ये इशू। इसके बावजूद नो बड़ी बॉदर, सदके चले जाए इनके। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज़म सवाती साहब का बयान सुना किसी ने? उसका आपने तस्करा नहीं किया। वो ये कहता है, नहीं दो बातें कहता है वो, दो बातें कहता है वो। एक तो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक कहते थे कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो वजीर रेलवे को मुस्ताफी होना चाहिए, खुद नहीं हो रहे। फिर वो एक और जो बात कहते हैं उस पर तो उनको डूब मरना चाहिए यकीनी तौर पे। वो ये कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्या ये पैसे जाने वापस आ देंगे? अल्लाह के कहर से डरो, खुदा के वास्ते। तीसरी बात बी ह्यूमन। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कितनी ट्रेनें बी ह्यूमन। एक बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये रवैये रहेंगे तो इमरान खान साहब जितना मर्जी नया पाकिस्तान बना लें, रियासत मदीना बना लें, तब्दीली ले आए, तब्दीली कोई नहीं आने वाली। ये इनके इमरान खान साहब के गुर्गे मरवाएंगे इनको। इस आज़म स्वाति के ऊपर आपको नहीं पता नैब के केसेस हैं? आपको नहीं पता इसको कैबिनेट से एक दफ़ा निकाल दिया गया था? जो रवैया इसने इख्तियार किया था वहाँ लोगों के साथ, उसको फिर अगर आप ऐसी जिम्मेदारी देंगे तो फिर हादसे तो होंगे। बहुत ज़्यादा बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और जितनी भी गुफ्तगू यहाँ पे हुई बिल्कुल लोगों की जज्बात की नुमाइंदगी करती है, तमाम उन लोगों की जिन्होंने ये वाक़या देखा, सुना। और इसमें मुझे अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज की और उसने ताकत का इस्तेमाल करने की एक हुकूमत में आके कोशिश की, लेकिन उनका जो रवैया है ना, ये 3 वफाकी वज़रा को मैं नहीं समझता ये कहाँ रहते हैं। क्या ये हम में रहते हैं? क्या ये महलों में रहते हैं? क्या इनके रिश्तेदार हैं? क्या इनके दोस्त हैं? क्या इनको दुख नहीं होता ये जो बातें कर रहे थे? क्या ये किसी ट्रेन के हादसे या किसी भी हादसे के बाद ये तरीक़ाकार होता है उस हादसे के बारे में इजहार ख्याल करने का? ये अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि इस पे भी खुद सोचना चाहिए PTI की क़यादत को कि ये जो हुआ, और मैं हैरान हूँ कि सिर्फ 3-4 ही लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी PTI की क़यादत खामोश है इस पर। और भी MNAs हैं, और भी MPs हैं, और भी सेनेटर्स हैं, उनमें से किसी ने भी इतनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत का मुजाहरा नहीं किया जितना इन 3-4 वज़रा ने किया है। फ़ातिज़ात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक हज़रात। पिछले जो सेगमेंट था उसमें हमने हुकूमत पर तनकीद की, हम सब दोस्तों ने की। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये सेगमेंट है जो कनाडा में वाक़या हुआ है, जो एक आदमी ने मुसलमान फैमिली की 3 जनरेशन को रोन दिया, उस हवाले से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है वो बहुत दुरुस्त है। और बहुत अरसे से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो नफ़रत दुनिया भर में हो रही है ये अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह होगी। और कनाडा से पहले भी न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ, ठीक है, न्यूजीलैंड के जो हुक्मरान तबका था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसने बड़ा सख्त एक्शन लिया और उसको सज़ाए मौत का फ़ैसला हुआ। फ्रांस में ये होता रहता है, बरतानिया में ये होता है। तो मेरा ख्याल है दुनिया को ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों ने तो इन तमाम सोसाइटियों में रहना है, और वो लोग जो इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करते हैं, मैं इसलिए लोगों को ट्रक तले रोन दें कि वो एक ख़ास मज़हब से उनका ताल्लुक़ है या ख़ास रंग के वो लोग हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। क्यों बुखारी साहब, आप क्या इस पर समझते हैं? देखिए, ये इशू बहुत खौफनाक है और यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस दाद के मुस्तहिक हैं कि जब से उन्होंने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी उसके बाद से उन्होंने इस्लामोफोबिया को फोकस किया हुआ है। बेपनाह दफ़ा वो ये कह चुके हैं, हर इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने इसकी बात की है, जिन मुल्कों के दौरे किए वहाँ भी बात की है, और जो कुछ इसके लिए वो कर सकते थे तमाम तंजीमों से उन्होंने राब्ते शाब्ते किए। तो जहाँ तारीफ़ ड्यू है वो ज़रूर होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं सलाम पेश करता हूँ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, जिसने एक फितना उठा, जिसने 47 लोगों को शहीद किया मस्जिद के अंदर। उसने ना सिर्फ ये कि उसको ज़रबुल मिसाल बना दिया है सज़ाए मौत दिलवा के वहाँ के जुडिशल सिस्टम ने, बल्कि जिस तरह उस प्राइम मिनिस्टर ने दिलजोई की और दुख बांटा उनका उन फैमिलियों के साथ, जा को एक दफ़ा नहीं, उनके 40वें मनाए, उनके 10वें मनाए, उनके बेपनाह तकरीबात में खुद जाती रही वो। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, फितने उठते रहते हैं। अब ये जो कनाडा में जो कुछ हुआ है, प्रेसिडेंट जो ट्रूडो है, ही शुड बी सल्यूटेड ऑल्सो। आप उसकी ट्वीट पढ़ के देखें, लफ्ज़ चंद हैं लेकिन उनमें वो सारे जज्बात समो दिए उसने जो हमारे हैं। इस तरह का रवैया होगा तो इस्लामोफोबिया खत्म। एक मिनट बात नहीं खत्म हुई अभी ठहर जाएँ। आ जाएँ अब अमेरिका में। अमेरिका के जो बाइडन ने एक कमाल किया है, जो ब्लैक एंड वाइट का झगड़ा था वहाँ, जो वो फ्लाइट जिसको गोडे के नीचे दे के मार दिया था उन्होंने, उसने उस इशू को ख़त्म करने का पता कितने वहाँ हंगामे हुए। वो कालों के उस पुराने म्यूज़ियम में चला गया जिन्होंने तहरीक की थी ब्लैक के राइट्स के लिए, मार्टिन लूथर किंग, मैल्कम मार्शल वगैरह सारे। वो ठंडा हो गया सारा माहौल। अगर ये रवैया इख्तियार इन्होंने ना किया तो वही होगा जिस तरह फ्रांस के सदर को पब्लिक में थप्पड़ पड़े। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया के तमाम ममालिक में है, यूरोप में तो ख़ास तौर से बेपनाह तादाद में है। साहब, बात पता क्या है, 9/11 के बाद ना, 9/11 से पहले जो दुनिया थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी। 9/11 के बाद ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड था ये सारा इस्लामोफोबिया में घिर गया, और उस 9/11 के बाद ये वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गए। और रिसेंट टाइम में जिस तरह न्यूजीलैंड में हुआ, इंग्लैंड में होते रहते हैं, फिर इसी तरह कनाडा में हुआ, फ्रांस में आपको याद होगा किस तरह हुआ, और उससे भी बढ़ के ये इस्लामोफोबिया तो आपके हमसायों में हो रहा है। ये इंडिया में जब से नरेंद्र मोदी आया है, को मुसलमानों को जिस तरह मुस्लिम खुशी वो जो कर रहा है, ये सब उसी की कड़ी है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 20 साल में, दुनिया में बल्कि पहली दफ़ा, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया है। मेरा ख्याल है यही इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है, कलेक्टिवली एज ए मुस्लिम वर्ल्ड। जब तक आप कलेक्टिवली एज ए मुस्लिम वर्ल्ड इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ये काम कहीं रुकने वाला नहीं है। अगर इसको किसी जगह पे फुल स्टॉप लगाना है तो वो उसकी एक ही सूरत है, हम सब इकट्ठे होके पूरी को बावर कराएं, पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाएं। जब तक ये एहसास नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे बच्चे यहाँ नौकरी ढूंढते हैं या नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो इतने पैसे नहीं मिलते कि गुजारा हो सके। वो नौकरी के लिए रोटी की तलाश में वो यूरोप जाते हैं, मिडल ईस्ट जाते हैं, और वहाँ पर जो इस वक्त ट्रूडो की गवर्नमेंट है या बहुत सी जो सोसाइटी है, वो इन टेररिस्टों के साथ नहीं है जो एंटी मुस्लिम तहरीक चला रहे हैं।
लेकिन वहाँ पर एंटी मुस्लिम तहरीकें बहुत जोर पकड़ रही हैं, और अगर ये पकड़ गई तो हमारे बच्चे वहाँ नहीं रह सकेंगे। हमें इसका एक बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, फोबिया नहीं होनी चाहिए। बस सिर्फ ये बात हमें कहनी चाहिए, सोचनी चाहिए, कहीं भी किसी को उसके मजहबी इत्क़ादात जो हैं उसकी बिना पर कुचल देना गाड़ी से मुनासिब नहीं है, कहीं भी हो। बिल्कुल सही बात खा पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ये बरतानिया में हो, ये इटली में हो, कहीं भी हो। ये तो बेस्ट ही नहीं है कि एक कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं कुचला जाना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी को भी नहीं कुचला जाना चाहिए। दुनिया में ये तस्वर नहीं होनी चाहिए। जब दुनिया में हम आज़ादी की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते मैं हैं, आपको मिसाल दे दूं, पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का वाक़े अगर किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हुए तो हम मीडिया ने पूरे ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। बिल्कुल नहीं, हम मुसलमानों ने उनके साथ खड़े हुए हैं। नहीं, जवेद ये शब्द नहीं है, जवेद ये बहस नहीं है, वो भी खड़े होते जवेद ये बहस नहीं है। बहस ये है कि मैं कहता हूँ किसी भी दीन के खिलाफ, आई थिंक यू हैव सेड इट। बिल्कुल सही बात। किसी भी दीन के खिलाफ उसके चाहने वालों को, उसके मुखालिफ सोच रखने वालों को सरे बाजार इस तरीके से गाड़ी से नहीं कुचलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल और सही ख़ास तौर पे उन ममालिक के रहने वालों को जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी अजमत की बात करते हैं, वो दावा करते हैं, वो क्लेम करते हैं, वो बैनुल अक़वामी मुआहदों पे उन्हें दस्तखत किए हुए हैं, वहाँ पे तो हम जो तीसरी दुनिया के लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतरी की तवक्को करते हैं। और हमें एक नेशनल लेवल पे आखिरी जुमला एक जीएसपी में हमें आर्टिकल किसी ऐसे वाक्य का जवाब नहीं पेश करना चाहिए नहीं, कि मैं ये बहुत तो कहता हूँ, मैं बाहर जा, मेरी जो सोच है आप लोगों से सबसे मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ किसी भी इंसान को गाड़ी के नीचे इसलिए कुचल दिया जाए कि आप उसके मजहबी जो सोच है उससे इत्तेफाक नहीं करते, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, कहीं भी ये हो दुनिया अंदोनाक बात, कहीं भी हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फाजिल साहब, अब जो प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप ब्रेक पे जाएं, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन। वफाकी बजट भी आ रहा है, सूबाई बजट भी आ रहे हैं, और हमेशा हमें तवक्को होती है कि जो बजट आएगा तो हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दील आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने जब भी बजट देखा है, हर आने वाला बजट मेरे लिए, आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं लाया। बहुत ज़्यादा होता है कि सरमायादार होते हैं, उनको टैक्सों में कुछ रद्द-बदल कर दिया जाता है, कुछ गाड़ियाँ मंगवाने के मामले में, चीज़ें मंगवाने के बारे में किसी पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, किसी पे टैक्स कम कर दिया जाता है। लेकिन जितने पैसे चाहिए रियासत को, और रियासत उन पैसों को किसी न किसी ढंग से पूरा कर देती है। हर साल रियासत का मुतालबा ज़र बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसको फंड करने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। और फिर मुझे ये पता लगता है कि जो टैक्स पेट्रोल पर उन्होंने बढ़ाया 1 लीटर पर, मुझे उसकी कीमत 10 रुपये एक सफ़र से दूसरे सफ़र तक, एक जगह से दूसरी जगह तक देनी पड़ती है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक गाड़ी जो 1 लीटर में अगर 8 किलोमीटर चलती है तो मुझ पे 10 रुपये फ़ी कस क्यों अदायगी करने की लाजमी शर्त लगा दी जाती है। ये मैं नहीं समझ पाया। शायद मैं इक़्तिसादी मामलात को समझता नहीं, और हकीकत है मैं इक़्तिसादी मामलात को समझता नहीं। तो मैं आम आदमी हूँ, गली महल्ले में फिरने वाला, और वो शहरी जो बाज़ार से सौदा ख़रीदता है, दुकान से सौदा ख़रीदता है, फिर कुड़ता रहता है कि भाई ये क्या है। आप बताएंगे अंजुम साहब ये क्या है, ये बजट जो आ रहा है, आप बड़े खुश हैं कि बजट में आपको बहुत रियायतें मिलेंगी, क्या होगा? ये तो IMF की बातें कुछ मान ली आपने, और कुछ में हमने कहा हमें रियायत दे दो, क्या बनेगा? देखिए, IMF को हम सारे मिलके लान तान करते हैं, लेकिन IMF सिर्फ आपसे ये कहता है कि आपकी आमदन इतनी रेवेन्यू होना चाहिए कि आप उनके कर्जे भी वापस कर सकें और आप एक वायबल मुल्क बन सकें। ये कैसे मुमकिन, कैसे? ये तो हमें पता है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारा खर्चा इस रियासत का 7,500 बिलियन रुपए है, और आमदन जो है वो बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा 4.5 अगर हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, तो बाकी जो है 300 बिलियन का, 3,000 बिलियन, 3,000, सॉरी मैं कह रहा मैं इक़्तिसादियात को नहीं जानता। दूसरी बात 3,000 बिलियन का खसारा, तो आप देंगे पैसे ये? अब दूसरी बात यह है कि ज़रूरत इस बात की है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में ऐसी सनत को लगाया जाए जिसकी चीज़ें बन के बाहर बिकें और हमें डॉलर आएँ, ताकि इस मुल्क को वायबल करार दिया जाए और मुल्क तरक्की कर सके और आगे चल सके। तो जावेद, मैं एक बात समझाओ, हम एक वायदा करते हैं, ठीक है, 90 में, 2000 में, 2010 में,
जब हम मुआहदा कर रहे हैं तो हमें उसको देना तो है, उसको उसकी ओनरशिप तो लेनी है ना, उसको ओन तो कर रहे हैं, ये भाग जाओगे। अगर तुम मुआहदों से भाग जाओगे तो फिर क्या अंजाम होगा? बात यह है कि नहीं, पहले सवाल जिसकी का जवाब तरफ मैं आ रहा हूँ उसी पे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बेसिकली सर्कुलर डेट है जो बिजली की शक्ल में है। पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत थी, पाकिस्तान ने 2013 से लेके 18 तक कारखाने लगाए, बेशक एक्स्ट्रा लगा लिए, लेकिन उसका सर्कुलर डेट जो इस हुकूमत ने टेक ओवर किया 1100 अरब से इस वक्त 2400 अरब पे। कैसे हो गया 2400 अरब? डेफिनेटली आपको कॉस्ट जो है, मैनेजमेंट कॉस्ट अलहदा दे रहे हैं, चाहे आप बिजली तो खरीदे हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को भी कम करना चाहिए ना कहीं पे? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? वजह? क्योंकि आपकी पिछली हुकूमतें वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मैनेजमेंट सॉवरेन गारंटी है हुकूमत सॉवरेन की। गारंटी, एक मिनट जब हम लोगों को कंफ्यूज ना करें। हम सॉवरेन गारंटी ये है कि मैंने एक यूनिट 1 रुपए का खरीदना है, जबकि मुझे 1 रुपए का नहीं खरीदना चाहिए, नहीं, मुझे 75 मैं पैसे का बताता खरीदना हूँ, चाहिए। आपके हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ये हैं कि ये पैदा करो या ना कह दो, ये कहोगे बिजली पैदा करो ना करो, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपने पे करनी है। क्यों नहीं करेंगे? ये कैपेसिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं, ये आपने पे करनी है। गलत फैसले इसलिए वो। ये माजी में गलत फैसले हुए, छोड़ फिर दें क्या उसको। करें फिर उनका? हमें इस बजट की बात करें। इस बजट मैं तो इसी बजट की बात करूं। हुकूमत आप के लिए चले क्या, गए, ये चले गए, वो माजी में नहीं, चले गए वो आप। बात ठीक है, पोजीशन है। आने वाली हुकूमत या ये हुकूमत इस गर्दिशी कर्जे से इस तरह जान नहीं छोड़ सकती है, agree। सिंपल। हाँ, इसलिए चलिए फिर आप क्या करें? जो इस बजट में इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि 4% जीडीपी ग्रोथ है, इन्होंने इसे 5% जीडीपी ग्रोथ पे ले जाना था। उसके लिए इनके लिए जो सबसे बड़ा इशू था कि यह बिजली की प्राइस ना बढ़ाएं। उस पे उन्होंने आईएमएफ के साथ, चूंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम में चल रहे हैं, उस पे आप एग्री कर लिया। दूसरी चीज़ आपके लिए जो सबसे बड़ा इशू था कि आपने अपने टैक्स रेवेन्यूज़ जो 4400 अरब के करीब अभी कलेक्शन है, 6000 अरब की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं, जो कह रहे थे आईएमएफ, उसके साथ उन्होंने निगोशिएट करके 5700 अरब पे कर लिए सेटलमेंट। तीसरी चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि जो सैलरीड लोग हैं उन पे टैक्स लगना था, उस पे भी इन्होंने निगोशिएट करके 5% पहली दफ़ा सैलरीड लोगों पे भी टैक्स लग रहा है और पेंशन वाले लोगों पे 7.5% टैक्स पहली दफा लग रहा है। दिस इज First time in the history of Pakistan। ये पहली दफ़ा हो रहा है। लेकिन हुकूमत के लिए जो चैलेंज है, जिसको वो आगे लेके चलना था, जिसको वो जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ले जा रही है, किस तरह ले जानी, वो ले जाना चाहती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहती है। उसके लिए और कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए वो सॉफ्ट प्रोग्राम 100 अरब के करीब उन्होंने एलोकेट किया। दैट इज द ओनली वे आप आगे निकल के चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। क्या ख्याल आपका, आप कन्विंस हैं इस नुक्ते नज़र? मैं इन बातों का जवाब भी यकीनी तौर पे नॉलेज बेस इकोनॉमी बनानी चाहिए पाकिस्तान को। आपने बड़ी अच्छी तरह कह दिया। ये ख्वाब भी अल्लाह करेगा कभी ना कभी शर्मिंदा तबीर जरूर होगा। इंशाल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो जो बजट मेरे इल्म में आईएमएफ के असर व रसूख के तहत बनाया जा रहा है, उसमें मैंने आज तक अवाम को रिलीफ मिलते नहीं देखा। मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, इसी मुल्क में मैंने सहाफ़त की है, 50 साल में मुकम्मल कर चुका हूँ। तो एक तो मेरा ये, इसीलिए इसको कर्ज समझा जाता है। आईएमएफ कोई बहुत कमाल नहीं है कि बहुत कमाल किया, जिस हुकूमत ने भी किया उसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत महंगाई के हवाले से डिनाइल मोड में हो कि नहीं महंगाई तो नहीं है। इमरान खान साहब ने हम जर्नलिस्टों के मुंह चढ़ाए, उन्होंने कहा जाके माइक आके रखते हैं, कहते महंगाई है, वो अगला तो कहता है। आपको नहीं याद किस तरह हमारी मिमिक्री की थी उन्होंने? तो जो डिनाइल मोड में होगी वो आपको कोई रिलीफ नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि ये जो लफ्ज़ों का हेर फेर है ना, इसकी कर्सिंग जो है वो इसाक डार साहब की भी हुई, लेकिन जो मुझसे इन्होंने किए हैं ना कि 3 हफ्तों में 1.9 से 4 पॉइंट जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो पूरी दुनिया में इसका कोई पैरेलल और इसकी मिसाल नहीं है। और अगर यही झूठ बोलना है, हमारे साथ लफ्ज़ों का हेर फेर करना है, तो भी मुझे रिलीफ की तवक्को नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने नोट नहीं किया तरीन साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी हम बिजली की, गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, मगर वो जो कमी सामने आएगी उसको हम टैक्सों की सूरत में ले लेंगे। और आपने मेरी बिल्कुल ही हवा निकाल दी है ये कह के कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर 5% लग रहा है, जो पेंशनर है उनके ऊपर 7.5 लग रहा है। महंगाई के मारी हुई यही लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो गई काम से। फिर तो मुझे नहीं समझ में आती कि मैं कौन सी तवक्को रखूँ इस हुकूमत से कि मुझे कोई भी रिलीफ मिलने जा रहा है। किसी एक तरफ से मुझे तवक्को नहीं है। देख लीजिए नेशनल सेविंग्स का इन्होंने क्या हाल किया। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, जो आपने कारखानों की बात की है कि वहाँ कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, ये लगे क्यों थे इनको? सी पैक ने अपने कवर में क्यों ले लिया था? इसलिए कि इकोनॉमिक जोन बनने थे, वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगनी थी और बिजली आपको इतनी चाहिए थी जितनी आप पैदा नहीं कर रहे थे। तो फैसला हुआ कि जो एडिशनल बिजली होगी अगर हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर कारखाने लग गए तो मजीद लगाने पड़ेंगे।
तो ये इल्ज़ाम रख के पिछली गवर्नमेंट को जो कर्ज किया जाता है इसके ऊपर, इसकी हकीकत यही है। क्योंकि मैं सीपैक में रहा हूँ, इस हवाले से कि मैंने उसके 2-3 दौरे भी चीन के किए हैं। 2 बातें, ML1 हमारी हुकूमतों की नाअहली, इस हुकूमत की अदम एतमाद चाइना के ऊपर की वजह से डिले हुआ है, वरना इस वक्त तक उसका 2/3 काम हो चुका हो। फतेहजाद, उम्मीद करता हूँ मैं कि बजट में जैसा कि इन्होंने तो डरा दिया जावेद ने, तो मुझे बिल्कुल ही इस खौफ की सूरत हाल के बावजूद ज़रा मुस्करा के अगर हम जिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।